हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ के 15th लेसन फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी, इस लेसन को हम रीड करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो आप एक जगह पर बैठ जाइए और आराम से रिलैक्स होकर ईयर्स में ईयरफोन्स या हेडफोन लगाकर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको अपने देश का, हमारे देश का इतिहास आपको समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये लेसन है फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी, इस लेसन में हम ये जानने वाले हैं कि महात्मा गांधी के पहले, गांधी जी के पहले हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, आज़ादी की लड़ाई थी, वो कैसी थी। लेसन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो लास्ट लेसन पर आधारित है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज़ एसोसिएटेड विद देम। देखो मतलब हमें क्या करना है, ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और उस आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, उससे रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ है, पर्सनालिटीज़ मीन्स पर्सन्स, ग्रेट पर्सन्स, तो उनको हमें पहचानना है। एसोसिएटेड मतलब उनसे रिलेटेड, इन बातों से रिलेटेड। ओके, तो चलिए फर्स्ट है आई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। मैं झांसी की क्वीन थी। ये किससे रिलेटेड है? रानी लक्ष्मीबाई। आई फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। सिराज उद्दौला। आई डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को द गामा। ओके, आई होप आपको ये आंसर्स मतलब मिनिमम ये नाम याद आ रहे होंगे कि ये सेकंड का मतलब ये है कि ब्रिटिश में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिशों के साथ लड़ा था। तो कौन है वो? सिराज उद्दौला। और आई डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, इंडिया आने का समुद्री मार्ग मैंने ढूंढा था। तो ये है वास्को द गामा। ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं लेसन। आप याद रखिए मैं कौन से वर्ड को क्या रीड करता हूँ, ताकि आप जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे तब आपको ये याद आए। द इरा ऑफ सोशल रिफॉर्म्स स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। लास्ट लेसन में हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था। वो हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857। बाद में अंग्रेज़ों ने उस रिवोल्ट को कुचल दिया था, लेकिन उसके सेपरेशन के बाद हमारे इंडिया में क्या शुरू हुए? सोशल रिफॉर्म्स, मतलब समाज सुधार की प्रोसेस शुरू हुई। तो ये सोशल रिफॉर्म्स क्या होता है वो हम आगे आगे ऐसे जानेंगे, ठीक है। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्या क्या बातें हुई 1857 के रिवोल्ट के बाद? रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक हमारे देश का जो गवर्नमेंट थे 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, वो उसको एंड किया और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। किसके हाथ में गया गवर्नमेंट? क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के क्वीन ने इंडिया का कारभार अपने हाथ में ले लिया। इवन दो द रिवोल्ट हैड फेल्ड, इट सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। इवन दो मतलब हालांकि ये रिवोल्ट फेल हुआ था, उसमें हम कामयाब नहीं हुए थे, फिर भी इससे एक फ़ायदा हुआ। इस रिवोल्ट की वजह से हम इंडियन लोगों में एक एकता की भावना
राष्ट्रवाद की भावना निर्माण हुई थी। नेशनलिज्म की भावना हमारे इंडियन पीपल में जागृत हो चुकी थी इस 1857 के रिवोल्ट की वजह से। लीडर्स रियलाइज्ड दैट दे हैड टू रिमूव सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी टू अचीव देयर गोल्स। लीडर्स जो 1857 के रिवोल्ट के जो लीडर्स थे उन्हें अपनी गलतियां पता चली कि 1857 का जो हमने जो रिवोल्ट किया था वो क्यों फेल हुआ। उन्हें ये बातें ध्यान में आई कि हमारा समाज अभी भी एजुकेटेड नहीं है, समाज में बुरी प्रथा परंपराएं है, पहले कास्ट मतलब जातिवाद है, कास्टिज़म है, इसलिए पहले ये बातें हमारे समाज से पहले निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा समाज अंग्रेज़ों के खिलाफ एक हो सकता है या लड़ सकता है। Social reformers played a significant role in making India a more progressive and forward-looking country. Social reformers मतलब समाज सुधारक, जो समाज की बुरी प्रथा परंपराएं पहचानते हैं कि ये बुरा हो, ये बुरी प्रथा है, ये बुरी ट्रेडिशन है, इससे लोगों का नुकसान होता है या समाज के किसी वर्ग पर अन्याय होता है इस ट्रेडिशन के कारण, और वो ट्रेडिशन समाज से निकालने की कोशिश सोशल रिफॉर्मर्स करते हैं। तो उन्होंने लोगों को क्या बनाया, प्रोग्रेसिव मतलब लोगों को अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब मॉडर्न विचारों को एक्सेप्ट करने वाली कंट्री, आधुनिक विचारों को स्वीकार करने वाली कंट्री। तो लोगों को बताया कि आपको अगर अभी अपना विकास करना है तो अपने प्रगति के जो तरीके हैं, अपने विकास के जो तरीके हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, और आधुनिक विचारों का स्वीकार करना पड़ेगा। मॉडर्न फिलॉसफी को आपको मॉडर्न बनना होगा। अपनी बुरी प्रथा परंपराएं जो पुरानी हजारों सालों से चलती आ रही है वो उनको छोड़ देना होगा आपको। दे फॉट अगेंस्ट सेवरल सोशल इवल्स सच एज सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म एट्सेट्रा। और वो हमारे इंडियन समाज में जो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, ये बुरी प्रथा परंपराएं थी, वो उनके खिलाफ वो लड़े। सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। अब हम कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इन बुरी प्रथा परंपराओं के खिलाफ लड़े वो। ठीक है, मैं आपको आसान हिंदी भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। देखो, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको याद इंग्लिश में रखना है। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो ये जो नॉलेज है वो डाइजेस्ट हो जाए, आपको समझे। ठीक है, तो हम एक एक पैसेज एक्सप्लेन होने के बाद हम एक बार रीड करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रीड करता हूँ मैं ये पैसेज, आप याद रखिए, ध्यान रखिए। आप अपने बुक में फिंगर भी रख सकते हैं या तो स्क्रीन पर देखकर ये भी कर सकते हैं। ठीक है। The era of social reforms started just after the suppression of the revolt of 1857. The rule of the East India Company came to an end. The administration of India was taken over by the Queen of England. Even though the revolt had failed, it sowed the seeds of nationalism among the people of India. Leaders realized that they had to remove social evils from the society to achieve their goals. Social reformers played a significant role in making India a more progressive and forward-looking country. They fought against several social evils such as child marriage,
sati pratha, casteism, etc. Okay, now we are going to study about various means some social reformers, samaj sudharak. So first let's study about Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy. Okay, Raja Ram Mohan Roy is known as the maker of modern India. राजा राम मोहन रॉय इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। मॉडर्न मीन्स आधुनिक और मेकर मीन्स निर्माता, क्योंकि समाज से बुरी प्रथा परंपराएं इरेडिकेट मतलब नष्ट करने की क्रिया, नष्ट करने का कार्य इन्होंने शुरू किया था। ये सबसे पहले आगे आए समाज से बुरी प्रथा परंपराएं बाहर मतलब लोगों के मन से और समाज से निकालने के लिए। ओके, इसलिए उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। मेकर मीन्स निर्माता। नेक्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन इंडिपेंडेंट थिंकर। वो ग्रेट स्कॉलर थे। स्कॉलर मीन्स विद्वान, और इंडिपेंडेंट थिंकर मतलब उनके खुद समाज के डेवलपमेंट के बारे में उनके खुद के विचार थे, खुद के मॉडर्न विचार थे उनके। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मो समाज, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो सोशो रिलीजियस मतलब सामाजिक धार्मिक सुधारना आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधारना आंदोलन मतलब उन्होंने एक संगठना मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्राह्मो समाज। और ये इंडिया की पहली सामाजिक धार्मिक सुधारना आंदोलन था। मतलब अपने तरह के विचारों के लोगों को जोड़ा उन्होंने, और कौन से समाज की स्थापना की? ब्राह्मो समाज। यहाँ पर समाज मतलब कोई जाति से उसका मतलब नहीं है। ओके, ये समाज वो समाज हम बोलते हैं ना, तो वो समाज मतलब यहाँ किसी जाति धर्म से रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मो समाज मतलब सेम विचारों का ग्रुप, सेम विचार वाले लोगों का ग्रुप। तो ऐसे अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, और ये ब्राह्मो समाज इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसी सोसाइटी थी, मान लीजिए सोसाइटी, जो समाज और धर्म को इम्प्रूव करने के लिए, बुरी बातें वहाँ से निकालने के लिए और अच्छे लोगों को एजुकेट करने वाली ये पहली संगठन थी इंडिया की। He played a major role in abolishing the सती प्रथा। अबोलिश मतलब नष्ट करना। तो ये सती प्रथा को नष्ट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोल मतलब भूमिका और मेजर मतलब महत्वपूर्ण। It was an old practice where a Hindu wife burnt herself on the funeral pyre of her husband। यहाँ पर मतलब इंडिया में तब एक प्रथा थी जिसमें अगर कोई पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी उसके चिता पर लेटा दिया जाता था, और उसको भी उस चिता के साथ जिंदा जलाया जाता था। ऐसा मानते थे कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को कोई जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा माना जाता था। इसलिए उस वाइफ को जिंदा उसके शव मतलब जो प्रेत होता है उसकी चिता पर जलाया जाता था। यहाँ पर देखिए फ्यूनरल मतलब जो ये निकालते हैं ना, मैयत निकालते हैं ना वो, और पायर मतलब चिता, पायर मतलब चिता, और प्रैक्टिस मतलब ऐसी रूढ़ी परंपरा थी। प्रैक्टिस मतलब परंपरा। It was due to his efforts that Lord William Bentinck enforced certain laws
टू अबोलिश दिस इवल प्रैक्टिस। तो फिर राजा राम मोहन रॉय इन्होंने क्या किया, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ऑफिसर थे, तब इंडिया का कारोबार इनके पास था, ठीक है, वो मेन थे इंडिया के। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय उन्होंने क्या किया, इनको बार बार रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि हमारे हिंदू समाज में ऐसी बुरी बहुत ही डरावनी प्रथा है, तो ये इससे नारियों पर मतलब वुमेन पर अन्याय होता है, तो ये आप प्लीज़ ऐसा कानून बनाइए कि ये प्रथा मतलब ये कोई भी ये ट्रेडिशन कोई भी फॉलो ना करे। अगर कोई फॉलो करता है ये ट्रेडिशन तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बार बार लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहा, मतलब ऐसे रिक्वेस्ट की। तो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक इनको भी समझ आया कि ये सच में इंसानियत को इंसानियत का सर शर्म से झुकाने वाली ट्रेडिशन है, इसको बंद करना चाहिए, और उन्होंने इसके खिलाफ एक कानून बनाया। तब से इस ट्रेडिशन को फॉलो करना गुनाह माना गया। अगर किसी वाइफ को, किसी मतलब लेडी को ऐसे जलाया जाता था तो उनको सज़ा होने लगी, और धीरे धीरे ये ट्रेडिशन ख़त्म हुई। ओके, सो इतना हम रीड करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आप अपने बुक में देख सकते हैं या यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय इज़ नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। He was a great scholar and an independent thinker. He was the founder of the Brahmo Samaj, one of the first Indian socio-religious reform movements. He played a major role in abolishing the Sati Pratha. It was an old practice where a Hindu wife burnt herself on the funeral pyre of her husband. It was due to his efforts that Lord William Bentinck enforced certain laws to abolish this evil practice. Okay, now next social reformer is स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में हम अभी रीड करने वाले हैं। Swami Dayanand Saraswati was one of the most radical socio-religious reformers in the history of India. तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये भी महत्वपूर्ण समाज सुधारक है इंडिया के। He was the founder of Arya Samaj and propagated egalitarian approach of the Vedas at a time when casteism was prevalent in the society. So स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी इंडिया के ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स में से एक है, और इन्होंने मतलब कौन से समाज की स्थापना की, आर्य समाज, जो अपने मतलब किसी भी काम, कोई भी काम पूरा मतलब बड़ा काम करना है तो अकेले का वो काम नहीं होता। समाज में अगर बदलाव लाना है तो वो अकेले अगर ये ट्राई करते, कोई भी सोशल रिफॉर्मर्स हो तो उनको लोगों का साथ मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों की एक संगठन तैयार की, ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, और उसे नाम दिया आर्य समाज। तो हमेशा मतलब ये याद ही रखिए, ब्राह्मो समाज कौन, राजा राम मोहन रॉय, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने किस मूल्य का प्रचार प्रसार किया, मतलब कौन सी बात का समर्थन किया। प्रोपोगेट मतलब प्रचार प्रसार करना, प्रोपोगेट मतलब प्रचार प्रसार करना। और इगैलिटेरियन मतलब समतावादी, समतावादी। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण। कास्टिज्म मीन्स जातिवाद, कास्टिज्म मीन्स जातिवाद। और प्रेवलेंट मीन्स ज़्यादा, प्रेवलेंट मतलब ज़्यादा पावरफुल। ओके, तो उन्होंने वेदाज में, जो वेद हम पढ़ते हैं, तो उन वेदों में जो समतावादी अप्रोच बताया गया था,
उसका प्रचार प्रसार किया। और कास्टिज़म जो जातिवाद था, समाज अलग अलग जातियों में डिवाइडेड था, अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड था। और कुछ जातियों के लोगों को हाई दर्जे का मतलब उच्च दर्जे का माना जाता था, और कुछ जाति के लोगों को निम्न दर्जे का माना जाता था। तो वो क्या करते थे, और उस टाइम ये कास्टिज़म था वो बहुत पावरफुल था सोसाइटी में। लोगों के दिल और दिमाग में ये कास्टिज़म भरा हुआ था। उनको यही लगता था कि समाज मतलब हम अलग अलग जातियों के लोग हैं, और कोई भी एक जाति का पर्सन दूसरे जाति के पर्सन से कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, ऐसे लोगों की भावना थी। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने लोगों को ये समझाया कि हम सभी एक ही भगवान के क्या है, चिल्ड्रन है, और हम क्या है, एक समान है, कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कास्टिज़म लोगों के दिल और दिमाग में भरा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ये समतावादी मतलब इगैलिटेरियन अप्रोच का प्रचार और प्रसार करना बहुत हिम्मत का काम था, और ये हिम्मत इन्होंने दिखाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नाउ नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर championed the cause of abolition of child marriage and equality of all caste. मतलब चैम्पियन मतलब उसका विचार उन्होंने लोगों को बताया सबसे पहले कि चाइल्ड मैरिज करना मतलब जो न्यू जनरेशन है उनकी लाइफ के साथ खेलना है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जब वो मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तब उनकी शादी करेंगे तो उनकी मतलब वो बर्बाद हो जाएंगे। पहले उन्हें एजुकेशन देना चाहिए, उन्हें समाज की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए लायक बनने देना है, फिर उनकी शादी करनी है, ऐसा वो लोगों को समझाते थे। चाइल्ड मैरिज के लिए उनका विरोध था। और कौन सा विचार वो रखते थे? इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। वो जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी मानते थे कि हम सब समान हैं, कोई जाति ऊंची नहीं और कोई जाति नीची नहीं। वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ये मानते थे कि सब जाति के लोग एक समान है, कोई जाति बड़ी नहीं और कोई जाति छोटी नहीं, ऐसा ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी मानते थे। इक्वालिटी मतलब समता, सब समान है। चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह। टू प्रूव हिज पॉइंट ही ऑल्सो हैड meals with the people belonging to the subordinate section of the society। और वो जैसा मानते थे, जैसा लोगों को बताते थे, वैसा वो खुद भी करते थे। मतलब वो रियल में उनके मन में किसी कास्ट के बारे में ऐसे हीन भावना नहीं थी। मतलब को ऐसा वो खुद भी ऐसा मानते थे कि सभी जाति के लोग एक समान है। इसलिए वो उन खुद का पॉइंट लोगों को समझाने के लिए वो खुद जो निचली जाति के लोग हैं, सबऑर्डिनेट क्लासेस के लोग हैं, उनके साथ वो खाना खाते थे, उठते बैठते थे। तो यहाँ मतलब ऐसी प्रथा थी, मतलब ऐसी ये थी कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो जिनको निचली जाति का माना जाता था, शूद्र माना जाता था, ऐसी जाति के लोगों के साथ बाकी जो लोग हैं कोई भी रिलेशन नहीं रखते थे। उनको गांव के बाहर रखा जाता था, उनको टच नहीं किया जाता था, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। गांव में जो भी पब्लिक प्लेसेस है, जो वेल मतलब कुएं है, वहाँ का उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूल में नहीं आने दिया जाता था, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। तो ऐसे जो घटनाएं हैं
लेकिन ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं मानते थे। वो उनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, उनको अपने जैसा ही मानते थे। नेक्स्ट, ही ऑल्सो एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। उन्होंने और भी एक काम किया किस फील्ड में, विडो रीमैरिज मतलब विडो मतलब ऐसी वुमन जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मतलब विधवा, जिसको विधवा कहते हैं। तो और रीमैरिज मतलब पुनर्विवाह, मतलब वो फिर से शादी कर सकती है, कोई भी विडो फिर से मैरिज कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। देखो अब सबसे पहले वो क्या किया जाता था, अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो वुमन को मार दिया जाता था, मतलब जलाकर पति के शव के साथ, मतलब प्रेत के साथ, डेड बॉडी के साथ उसे भी जलाया जाता था। फिर कानून बना उसके खिलाफ और वो ट्रेडिशन बंद हो गई। फिर बंद होने के बाद उस लेडी को फिर से शादी नहीं करनी है, मतलब उसको फिर से शादी करने के लिए मना किया जाता था, उसकी शादी मतलब उसको शादी नहीं करने दिया जाता था। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि ऐसी वुमेन को भी शादी करने का अधिकार है और अपनी लाइफ अच्छे से बिताने का अधिकार है, ऐसा लोगों को उन्होंने बताया। और वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी खुद का डेवलपमेंट करने का अधिकार है, ऐसा भी उन्होंने लोगों को समझाया। वो विडो रीमैरिज और वुमेन्स एजुकेशन में विश्वास रखते थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखना है किसने कौन सा काम किया, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद देम देर वेर अ लॉट ऑफ अदर सोशल रिफॉर्मर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अलॉन्ग विद देम मतलब इनके साथ साथ राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके साथ साथ और भी कई सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने समाज से बुरी प्रथा परंपराएं निकाली और लोगों को एजुकेट किया, मॉडर्न तरीके से सोचने के लिए उन्होंने उनको एनकरेज किया। क्योंकि हमारे लीडर्स का मानना था कि जब तक हम समाज से बुरी प्रथा परंपराएं नहीं निकालेंगे, समाज को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे, ऐसा उनका मानना था। इसलिए कई सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए और उन्होंने समाज से ये सारी बुरी बातें निकालने का काम किया। सो यहाँ तक हमने रीड नहीं किया था स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, हम फिर से रीड कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। स्वामी दयानंद सरस्वती was one of the most radical socio-religious reformers in the history of India. He was the founder of Arya Samaj and propagated egalitarian approach of the Vedas at a time when casteism was prevalent in the society. Ishwar Chandra Vidyasagar championed the cause of abolition of child marriage and equality of all castes. To prove his point, he also had meals with the people belonging to the subordinate section of the society. He also advocated in favor of widow remarriage and women's education. Along with them, there were a lot of other social reformers who struggled for India's independence. Okay, so this was about social reformers. चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्माण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक पर्सन का नाम है
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में। इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इलेक्शंस लड़ती है लोगों की, और मतलब वो लोगों की समस्याएं जानती है उनसे कि आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं, और वो अभी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उन तक वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की, जनता की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। अगर वो गवर्नमेंट नाकाम होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है? लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए खुद इलेक्शन लड़ती है और अपनी गवर्नमेंट बनाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ये इंडिया की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियंस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे, इस्टेब्लिशमेंट के पीछे क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य था कि इंडियंस के द्वारा मतलब इंडियंस जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान खींचना। ड्रॉ मतलब खींचना, टूवर्ड्स मीन्स की ओर। ओके, सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब शुरुआत और सिंस मतलब से। सिंस इट्स इंसेप्शन the Indian National Congress had been responsible for many radical changes in Indian politics। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो उसने इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट सुधार लाए हैं। ये महत्वपूर्ण पार्टी है इंडियन पॉलिटिक्स की। कौन सी पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। People from different walks of life joined it। Walks of life means अलग अलग फील्ड के लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते गए। फिर से रीड करते हैं ये। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। The Indian National Congress was formed to draw the attention of the British government towards the problems faced by the Indians। Since its inception, the Indian National Congress has been responsible for many radical changes in Indian politics। People from different walks of life joined it। ओके, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर योर सेल्फ। ओके, तो और एक बात, ज़रूरी बात बतानी है कि अगर आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हैं और अगर आपने नवोदय का फॉर्म भरा है तो मैंने नवोदय के वीडियोस भी बनाकर इस चैनल पर रखे हैं। तो वो प्लेलिस्ट ही बनाई है जहाँ पर आप एक वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो प्ले होगा, ऐसे ऐसे मतलब प्लेलिस्ट ही बनाई है ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो वहाँ पर जो जिस लेसन का वीडियो आपको चाहिए, मतलब जिस लेसन की पढ़ाई करनी है, वो वीडियो पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपकी घर में ही पढ़ाई हो जाएगी। तो इस मतलब ये आप, मेरा यही आग्रह है आपसे कि ये वीडियो मतलब आपने नवोदय का फॉर्म भरा है तो नवोदय के वीडियोस भी इस चैनल पर है, वो आप देख लीजिए। उसकी लिंक मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में देख लेना आप लिंक, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको नवोदय के वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपने नवोदय का फॉर्म भरा है तो। ओके, नाउ अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट। तो ये मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट क्या है
वो हम समझेंगे अभी, ठीक है। The INC was broadly divided into two groups, the moderates and the nationalists. तो इस सेंटेंस से ही हम समझ सकते हैं कि मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट क्या है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो ग्रुप्स के नाम है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था, एक मॉडरेट्स और एक नेशनलिस्ट। मॉडरेट्स अब कौन, मतलब मॉडरेट्स क्या विचार रखते थे और नेशनलिस्ट क्या विचार रखते थे, वो हम अभी जानेंगे। मॉडरेट्स वेर दोज हु एम्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशंस, मीटिंग्स एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट। सो मॉडरेट्स वो थे जो अपनी मतलब इंडिया की प्रॉब्लम्स डिस्कशन के द्वारा, मतलब ब्रिटिशों के साथ डिस्कशन करके, उनके साथ मीटिंग्स करके और उनसे रिक्वेस्ट करके सॉल्व करना चाहते थे। वो शांति का मार्ग अपनाना चाहते थे इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब ब्रिटिशों के जस्टिस में, जस्टिस मतलब न्याय, वो मानते थे कि ब्रिटिश न्यायप्रिय होते हैं। मतलब वो उनको लगता था कि अगर हम बार बार उनके साथ डिस्कशंस, मतलब अपने इंडियन द्वारा फेस किए गए प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, ऐसा उनका मानना था। बिलीव्ड मतलब विश्वास रखते थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड बदरुद्दीन तैयब जी बिलीव्ड इन द मॉडरेट अप्रोच। सो मॉडरेट अप्रोच के लीडर्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी। ये थ्री लीडर्स थे मॉडरेट्स ग्रुप में। नाउ नेशनलिस्ट के बारे में जानेंगे। सम मेंबर्स ऑफ द INC डिड नॉट अप्रूव ऑफ द मॉडरेट अप्रोच। लेकिन ये जो इनका जो तरीका था इंडियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कौन सा तरीका? डिस्कशन, मीटिंग्स, रिक्वेस्ट, ये जो तरीका था ये कुछ लोगों को नहीं, मतलब पसंद नहीं था, मान्य नहीं था। अप्रूव मतलब पसंद होना, नॉट अप्रूव मतलब उनको ये पसंद नहीं था। दे वेयर कॉल्ड द नेशनलिस्ट, और ऐसे लीडर्स को नेशनलिस्ट कहा जाता था। लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वेर वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश। दे बिलीव्ड दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स। तो ये नेशनलिस्ट में मेन लीडर्स कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और ये अंग्रेज़ों पर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमेशा क्या करते थे? टीका करते थे, मतलब उनके दोष निकालते थे कि आप इंडियन लोगों पर किस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, आपके कानून हमारा किस तरीके से शोषण करते हैं। ये ऐसे वो अंग्रेज़ों पर ऐसे वो क्या करते थे? आरोप लगाते थे। और वो क्या थे? मतलब वो बिलीव रखते थे, मतलब विश्वास करते थे इस बात में कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए तो हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। वो डिस्कशन, मीटिंग या रिक्वेस्ट से हमें आज़ादी नहीं देने वाले, हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। ये कौन थे? नेशनलिस्ट। नेक्स्ट, इन 1907 at the Surat session of Congress, there was a major difference in the opinion of the moderates and the nationalists। और ये जो INC का जो सूरत सेशन था, सेशन मतलब एक प्रकार की मीटिंग होती है, ठीक है। पूरे इंडिया भर से जो भी कांग्रेस में शामिल लोग हैं वो एक जगह पर आते हैं, मिलते हैं और आगे से, मतलब इसके आगे अभी पार्टी का क्या प्रोग्राम होगा, वो क्या किस तरीके से वो काम करेगी, इसके बारे में डिस्कशन होता है उस सेशन में। तो जब कांग्रेस का सूरत सेशन था 1907 में, तब
इन दोनों के बीच में, मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट के बीच में जो विवाद था वो सामने आया। मतलब बहुत बड़ा विवाद हुआ। ये चाहते थे कि हम ऐसे शांति के मार्ग से लड़ेंगे, मॉडरेट्स चाहते थे, और नेशनलिस्ट चाहते थे कि हम लड़ेंगे अंग्रेज़ों के साथ, चाहे हमें हाथ में बंदूक लेना पड़े, या हम उनको परेशान करके हम उनसे आज़ादी चाहेंगे। तो ऐसे दो तरीके के ये ग्रुप्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब मैंने लास्ट पेज पर क्या पढ़ा था, आपको याद है? ओके, उतना बोलिए। was named लाल बाल पाल आफ्टर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप था उन्हें शॉर्ट में ये लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये तीन जो लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, इनके नाम से लाल लिया गया, बाल गंगाधर तिलक बाल, और बिपिन चंद्र पाल के नाम से पाल लिया गया। तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप था उसे लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, बिसाइड्स एडवोकेटिंग स्वदेशी मूवमेंट, दे एडवोकेटेड अ टोटल बाइकॉट अमाउंटिंग टू नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और उनके क्या तरीके थे अंग्रेज़ों से लड़ने के? वो उन्होंने लोगों से कहा कि आप स्वदेशी अपनाइए, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं इंडियन लोगों के द्वारा वही आप यूज़ करिए। फिर बाइकॉट करिए किसका? जो इससे रिलेटेड है, ब्रिटिशों से जो रिलेटेड जो बातें हैं, जो प्रोडक्ट्स है या बातें हैं, उनको क्या करो? आप बाइकॉट करो, बहिष्कार डालो। बहिष्कार मतलब वो यूज़ करना बंद करो। फिर नॉन पेमेंट, नॉन कोऑपरेशन मतलब उनके साथ कोई कोऑपरेट मत करो। फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब उन्हें टैक्स मत दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स मत दो। तो ये तरीके उनके नेशनलिस्ट के थे। ओके, सो अब ये था नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में। अभी हम समझेंगे पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे। तो ये कैसे पॉलिसी थी वो हम अभी यहाँ पर समझने वाले हैं। A handful of foreign officials were in charge of millions of people. हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर जो फॉरेन ऑफिशियल मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड के जो अधिकारी है, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, ऑफिसर्स। तो फॉरेन मतलब विदेशी, मतलब इंग्लैंड के, यहाँ पर फॉरेन का मतलब है इंग्लैंड के। तो ये जो हैंडफुल फॉरेन ऑफिशियल्स है वो क्या ये पूरे लाखों लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लाखों लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। द ब्रिटिश रूल है ना, मतलब वो कुछ ही लोग आए थे ना इंग्लैंड से, और वही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंडिया के पूरे लोगों को वो उन पर राज करते थे। द ब्रिटिश रूल डिपेंडेड ऑन एन आर्मी इन विच इंडियंस वेयर इन लार्जर नंबर दैन द यूरोपियंस। और ये जो ब्रिटिश रूल था उसका जो शासन था, रूल मतलब शासन, गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किस पर डिपेंड थी? उनके आर्मी पर। और उस आर्मी में ज़्यादा सोल्जर्स कौन थे? इंडियंस थे। यूरोपियंस भी थे लेकिन यूरोपियंस बहुत ही कम थे, और मैक्सिमम ज़्यादा कौन थे? इंडियंस, हमारे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन लोग उनकी आर्मी में शामिल थे। और वही आर्मी जो थी उसी आर्मी पर उनकी गवर्नमेंट टिकी हुई थी। नेक्स्ट, इफ इंडियंस हैड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट द ब्रिटिश कुड नॉट हैव रूल्ड इंडिया फॉर लॉन्ग। अगर वो इंडियंस, आर्मी के अंदर जो इंडियंस थे या हम जो इंडियंस थे पूरे लाखों लोग
लाखों में संख्या हमारी थी और वो मुट्ठी भर ऑफिसर्स थे, और उनकी आर्मी में भी हमारे ही लोग ज़्यादा थे। तो अगर हम एक साथ आकर ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हो जाते तो वो हम पर उतने साल तक, इतने इतने लंबे साल तक, लंबे पीरियड तक हम पर वो राज कभी नहीं कर पाते। The British were aware about this, so they skillfully used the policy of divide and rule. ब्रिटिशों को इस बात का अंदाजा था कि हम बहुत कम हैं और ये इंडियन लोग हमसे बहुत ज़्यादा है, और हमारी आर्मी में भी सोल्जर्स में इंडियंस ही ज़्यादा है। अगर वो एक साथ खड़े हुए हमारे खिलाफ तो हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। इस बात से वो अवेयर थे, इसलिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड मतलब उनमें दोनों के बीच झगड़ा लगाओ, डिवाइड करो उनको और गवर्नमेंट चलाओ अपनी। एज टाइम पास्ट मतलब समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम पॉपुलर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे पॉपुलर बनती रही, बड़ी बड़ी मतलब ग्रो होती गई। वो अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते गए, वो बड़ी होती गई। द ब्रिटिश वेर डिसमेड, they did not want this to happen। और कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि अपनी गवर्नमेंट लाकर, इंडियंस की गवर्नमेंट लाकर इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो यही अभी ये जो आईएनसी थी वो पॉपुलर बन रही थी, बड़ी भी हो रही थी, तो इस बात का उन्हें डर लगा कि अभी अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे ही बढ़ती चली गई तो एक दिन हमें यहाँ से झोला लेकर वापस इंग्लैंड में जाना पड़ेगा, हमारे हाथ से इंडिया की गवर्नमेंट चली जाएगी। और यही वो नहीं चाहते थे। डिसमेड मतलब डरे हुए, वो डर गए थे। डिसमेड मतलब डर गए। द ब्रिटिश वेर डिसमेड, दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन, so they tactfully divided Bengal into two parts, east for the Muslims and the west for the Hindus। इसलिए अब उन्होंने किनके बीच में झगड़ा लगाने की सोची? हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। इसलिए ब्रिटिशों ने क्या किया? 1905 में जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। कौन कौन से? ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट बंगाल किसके लिए? ईस्ट बंगाल मुस्लिम्स के लिए और वेस्ट बंगाल हिंदू के लिए। ऐसा उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। दिस इवेंट सोड द सीड्स ऑफ डिवीजन अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ये उनका यही उद्देश्य था कि हिंदू अलग एरिया में रहेंगे और मुस्लिम लोगों के साथ रहेंगे, तो इससे क्या होगा? हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में प्यार नहीं रहेगा, वो एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। ऐसा उनका उद्देश्य था। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज्ड दिस डिसीजन, लेकिन इंडिया के हिंदू को भी ये डिसीजन मान्य नहीं था और मुस्लिम्स लोगों को भी ये डिसीजन मान्य नहीं था। दोनों ने इस डिसीजन का विरोध किया। अपोज्ड मतलब विरोध किया। ओके, सॉरी, हम रीडिंग नहीं ले रहे। जब एक्सप्लेनेशन होने के बाद हम रीडिंग नहीं ले रहे ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी। तो ठीक है, अभी हम बस जब मैं रीड करता हूँ ना तभी आप याद रखते जाइए कौन सा वर्ड क्या है। ठीक है, अब समझेंगे। टू वर्ड्स, इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस की ओर। टू वर्ड्स मतलब की ओर, स्वतंत्रता की ओर। स्वदेशी मूवमेंट, हम मतलब इंडिपेंडेंस के कैसे पास पहुँचे।
अब स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन भी है लास्ट में इसमें एक्सरसाइज में, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। स्वदेशी मूवमेंट इमैनेटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड कंटिन्यूड अप टू 1908। इमैनेटेड मतलब ओरिजिनेटेड, यहाँ पर ओरिजिनेटेड है, इमैनेटेड मतलब स्टार्टेड, शुरू हुई। ओके, इमैनेटेड मतलब शुरू हुई। स्वदेशी मूवमेंट का निर्माण कौन सी घटना से हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल से। बंगाल का पार्टीशन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो फिर इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट शुरू की। ये कब तक चली? 1905 से लेकर 1908 तक। अप टू मतलब तक। ओके। द स्ट्रैटेजीज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट involved boycott of British products and revival of domestic products and encouraged indigenous industries। तो द स्ट्रैटेजीज, ये स्वदेशी मूवमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या थी? जब लीडर्स ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब तरीके क्या थे? ब्रिटिशों को परेशान करने के तरीके क्या थे? बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, मतलब ब्रिटिशों की जो प्रोडक्ट्स है इंग्लैंड से बने हुए या इंडिया में जो भी उनकी फैक्ट्रीज थी उनसे बने हुए जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको बाइकॉट करना, मतलब उनका यूज़ बंद कर देना। और रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, मतलब जो इंडिया के, डोमेस्टिक मतलब देश के, हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स थे जो अभी मर चुके थे, मतलब क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो उन पर बैन लगाया था। उन्होंने बताया था कि आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकता था, वो बैन कर दिए थे। तो स्वदेशी मूवमेंट का यही उद्देश्य था कि जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ है उनको रिवाइव करना। रिवाइव मतलब फिर से ज़िंदा करना, निर्माण फिर से निर्माण करना, रिवाइवल मतलब नवनिर्माण, पुनर्निर्माण। एंकरेज्ड इंडिजिनियस इंडस्ट्री, इंडिजिनस मतलब देशी, मतलब ये हमारे देश का, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। एंकरेज्ड मतलब बढ़ावा देना, ये उनके तरीके थे, स्वदेशी मूवमेंट की स्ट्रेटजीज थी। द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट वेयर अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लजपत राय। आर्किटेक्ट्स मतलब मेन लीडर्स। इस स्वदेशी मूवमेंट की स्ट्रेटजीज तैयार करने वाले लीडर्स कौन थे? ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लजपत राय। It was an economic strategy to remove the British from power and improve the economic condition of India through the principle of स्वदेशी। तो ये कैसे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी? इकोनॉमिक्स मतलब मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। ओके, इकोनॉमिक मतलब इस वर्ड का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, ओके, मनी से रिलेटेड। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। जो ब्रिटिशों का जो पावर था वो पैसे से था। वो इंडियन सोल्जर्स को अपने आर्मी में लाते थे। इंडियंस को भी रोज़गार की ज़रूरत थी तो वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते थे, क्योंकि उन्हें पैसा मिलने वाला होता था, मतलब पैसे के लिए उनकी आर्मी में शामिल होते थे। तो उनके पास ज़्यादा पैसा था, बहुत पैसा था, और वही पैसा उनका जो सोर्स है, पैसे का सोर्स है, वही तोड़ना, क्योंकि इंडियंस को वो माल बेचते थे तो उनको पैसा मिलता था ना, तो वही मतलब उनका जो सोर्स है, इनकम का सोर्स, वो तोड़ना और हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उनका फिर से पुनर्निर्माण करना, ये उद्देश्य था स्वदेशी मूवमेंट के पीछे। The British could not suppress this movement and had to revoke the partition of Bengal. British could not suppress मतलब कुचलना। वो तो ब्रिटिश स्वदेशी मूवमेंट को कुचल नहीं पाए
उसका दमन नहीं कर पाए और उन्हें बंगाल के पार्टीशन का जो डिसीजन था, कानून था, वो वापस लेना पड़ा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द गदर पार्टी। On 21st April 1913, Indians in San Francisco assembled and formed the Ghadar Party, Revolutionary Party. So देखो 21st अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियंस थे वो असेंबल हुए। असेंबल मतलब केम टुगेदर, असेंबल्ड मतलब केम टुगेदर, मतलब एक साथ आए और उन्होंने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। और ये कैसी पार्टी थी? रेवोल्यूशनरी पार्टी। वो चाहती थी कि इंडियन मतलब ब्रिटिशों का राज हटाकर अपना मतलब इंडियंस का राज शुरू करना। द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिश रूल। टू गेट रीड ऑफ मतलब से छुटकारा पाना। तो ये इस पार्टी का उद्देश्य था कि ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाना, इंडिया को उनकी गवर्नमेंट से, मतलब उनके गुलामी से आज़ाद करना, ये उनका उद्देश्य था। ऑन 1 नवंबर 1913 द गदर पार्टी स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड गदर which was published in Punjabi, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो लैंग्वेजेस। उन्होंने गदर पार्टी ने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। अपने मतलब न्यूज़पेपर क्यों स्टार्ट करते थे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो लीडर्स थे वो अपने ओपिनियंस लोगों के सामने रखते थे, लोगों को समझाते थे कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हम इंडियंस को कैसे लूट रही है, हम पर कैसे अन्याय कर रही है, कैसे अत्याचार कर रही है, और इनसे हम आज़ाद कैसे हो सकते थे। इन टॉपिक्स पर वो लोगों को जागरूक करते थे अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो इन्होंने 1 नवंबर 1913 को अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और उसको अपने पार्टी का ही नाम दिया गदर। और ये हमारा जो इंडिया है वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी और आज भी बहुत सारी भाषाएं इंडिया में बोली जाती थी। तो उनके विचार, लीडर्स के विचार सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने अलग अलग भाषाओं में उस न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट कर मतलब अलग अलग भाषाओं में उस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया। जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में? पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो। करतार सिंह सारभा डिड ऑल द वर्क फॉर दैट वीकली न्यूज़पेपर। करतार सिंह सारभा, गदर पार्टी का जो गदर न्यूज़पेपर था उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा वर्क कौन करता था? करतार सिंह सारभा, एक पर्सन का नाम है ये। दिस वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वॉज ऑल सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम स्ट्रगल। हम अभी क्या करने मतलब आज़ादी के बहुत करीब थे। पूरे इंडियन लोगों के बीच लोगों के मन में क्या हुआ था? अंग्रेज़ों के खिलाफ़ गुस्सा तैयार हुआ था और पूरी इंडिया में अभी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लोग लड़ने के लिए तैयार ही थे। लेकिन क्या हुआ बाद में? However, the beginning of the First World War changed the world scenario. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया? पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो हम अभी आज़ादी के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए तैयार थे, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इंडियन एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस टूक अ बैक सीट फॉर द टाइम बीइंग। मतलब इंडियन एस्पिरेशंस मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं, मतलब हमारे मन में अभी किसकी इच्छाएं जाग रही थी? आज़ादी की, कि हम अभी कुछ ही 1-2 साल में
आज़ाद होने वाले हैं, लेकिन उस आकांक्षाओं पर उन इच्छाओं पर पूरा पानी मतलब पानी फेर गया। कौन, किसने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। जब वर्ल्ड वॉर होता है तो उसका असर देश के अंदर की सिचुएशंस पर भी होता है। और ये वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स बनते हैं, कुछ कंट्रीज़ एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में कुछ कंट्रीज़। और उस वो वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, उनमें जो 2 ग्रुप्स थे, उनमें से एक ग्रुप में ये इंग्लैंड भी था, और इंग्लैंड का राज हमारे देश पर था, तो उसका डायरेक्ट परिणाम तो हमारे देश पर होने वाला ही था। इसलिए इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही हमें पीछे हटना पड़ा, हमारी लड़ाई को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, नहीं तो हम 1913 के आसपास ही हमें आज़ादी मिल जाती। नाउ इन्फोपेबल। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड मीरत उल अकबर in Persian language. He died at Bristol, England in 1883. राजा राम मोहन रॉय के बारे में है ये। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मीरत उल अकबर नाम का। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। और फिर मतलब उनकी मृत्यु हो गई 1883 में इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल नाम के प्लेस पर। ओके, सो दिस was the story of our freedom struggle। मतलब गांधी जी के पहले हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कैसा था, क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। अब ये प्रोग्रेस माइलस्टोन समझते हैं। फर्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती was known as the father of modern India. No. What is the correct answer? Raja Ram Mohan Roy was known as the father of modern India. फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलो या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। यस, ये हमेशा याद रखो, यहाँ के जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखते जाओ। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इम्पॉर्टेंट है, फिर 1885 इम्पॉर्टेंट है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनको चेंज करके अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे एक वर्ड से याद मत रखिए कि ये वर्ड दिखा तो यस बोलना है, वो वर्ड दिखा तो नो लिखना है, ऐसे याद मत रखिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। यस, ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। द INC वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। नो, क्योंकि INC 2 हिस्सों में बटी हुई थी, मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट, नॉट इन 4 ग्रुप्स। गदर पार्टी स्टार्टेड अ मंथली न्यूज़पेपर नेम्ड गदर। नो, क्योंकि वो मंथली न्यूज़पेपर नहीं था, वीकली न्यूज़पेपर था। ओके, तो ऐसे थोड़ी एक वर्ड में चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे सकता हूँ, तो आपको पूरा रीड करना है क्वेश्चन, 1-2 वर्ड से आंसर गेस नहीं करना है, पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन रीड करना है, समझना है, फिर आंसर लिखना है। ठीक है, सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये लेसन। सो इस आशा के साथ मैं भी इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो वो इसकी लिंक मैं नवोदय के वीडियोज़ की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसमें कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप नवोदय के वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।